गुड मॉर्निंग बच्चों। रिएक्शन मैकेनिज़्म लेकर हम लोगों ने मैकेनिज़्म पढ़ी थी। उसके बाद में जो है क्लोरोफॉर्म, CCl4, ग्लिसरीन, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सब पढ़ने के बाद ईथर स्टार्ट किया था लास्ट वाले लेक्चर में, और उसमें भी अपने को पढ़ना था डाईथाइल ईथर। तो जो ये लेक्चर है इसमें अपन डाईथाइल ईथर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये NCERT में है और राजस्थान बोर्ड में तो खैर था ही था, NCERT में है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो उसमें हम ले रखे थे प्रिपरेशन ऑफ डाईथाइल ईथर, ये स्टार्ट किया था अगर आपको याद हो तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाईथाइल ईथर। अगर प्रिपरेशन ऑफ डाईथाइल ईथर की बात करें तो पहली मेथड ली थी विलियमसन सतत ईथरीकरण, जो अच्छे से समझा दिया था। फिर ये कहा था एक होती है विलियमसन ईथरीकरण, तो हम दूसरी पढ़ने वाले हैं विलियमसन ईथरीकरण। यस, विलियमसन ईथरीकरण। अगर विलियमसन ईथरीकरण की बात करें तो ये देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका था, हमने ले लिया था। ठीक है, एल्किल हैलाइड की SN2 रिएक्शन में पढ़ लिया था। कैसे पढ़ा था कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है तो ये यहाँ अटैक करता है और ये इसको हटा देता है और ये बन जाता है ROR प्लस NaX चला जाता है और यहाँ ईथर बन जाती है। इसी से हम डाईएथिल ईथर बना सकते हैं। अगर हम लेते हैं CH3CH2ONa प्लस CH3CH2 और कोई भी हैलाइड है, तो मुझे पता है ये प्लस है ये माइनस है, ये इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से हटाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 प्लस चला जाएगा NaCl। तो इस टाइप से विलियमसन ईथरीकरण जो था वो रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट हो गया था। और इसमें ये भी हमने देखा था CH3 इस टाइप से था और यहाँ कोई भी मिथाइल हैलाइड था जैसे I है, तो हमने कहा था कि ये माइनस है ये प्लस है, नाभिक इसने इस पर अटैक करता है, इसको हटाता है और यहाँ प्रोडक्ट बनता है CH3CH3CH3OCH3 यानी ईथर बन जाता है। साथ में क्या हट जाता है NaI, ये चला गया है, अपने को इससे मतलब है ईथर बन गया है। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं यहाँ कोई हैलाइड ले लेता हूँ, जैसे Cl ले लिया, Br ले लिया और यहाँ ले लूँ CH3ONa, तो मुझे पता है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये नाभिक स्नेह की तरह काम तो करेगा लेकिन ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। SN2 रिएक्शन नहीं देगा तो ये बेस की प्रेजेंस में माना जाता है कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्कीन बनेगा। ऐसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। तो इस टाइप से ये विलियमसन ईथरीकरण है और इससे पहले वाली जो थी वो थी विलियमसन सतत ईथरीकरण। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ और मेथड है डाईएथिल ईथर बनाने की। ठीक है, यस, तीसरी मेथड। ठीक है कि नहीं, यानी आप एल्कोहल को, जो एल्कोहल है इथाइल एल्कोहल है, उसको Al2O3 की प्रेजेंस में गर्म करने पर, ठीक है कि नहीं, एल्कोहल को Al2O3 के साथ गर्म करने पर, इसमें आप लोगों को ये बताया था CH3CH2OH, मैंने ये कहा था कि अगर Al2O3 है टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, अगर 250 का है तो यहाँ दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं इस टाइप से।
और यहाँ से H2 चला जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है डाई एथिल ईथर। लेकिन आपने टेम्परेचर लिया है Al2O3 के साथ 380 डिग्री सेल्सियस का तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल से H2 चला जाता है और H2 जाने से यहाँ का प्रोडक्ट बनता है इथीन। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जब आप एल्कोहल, और मेनली कौन सा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, जब इथाइल एल्कोहल को आप Al2O3 के साथ 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर रहे हैं तो आपको डाई एथिल ईथर मिलेगा। 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, एक H2O चला जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किया, दूसरे मॉलिक्यूल का आने का मौका ही नहीं मिला, एक ही मॉलिक्यूल से H2O चला गया और आपको मिल गया इथीन। तो इस तरीके से ये भी हो जाता है। इसके बाद में अपने पास आ जाती है 4 नंबर रिएक्शन एल्किल हैलाइड से। ठीक, देखिए एल्किल हैलाइड जो है, जैसे CH3CH2Br है, अगर आप इसको यहाँ ले रहे हैं नम Ag2O, पहले शुष्क ले लेते हैं, शुष्क Ag2O यानी ड्राई Ag2O, मतलब यहाँ पानी नहीं है, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3CH2O यानी डाई एथिल ईथर बनता है। और अगर आपने यहाँ लिया है नम Ag2O, या ये कहो कि जलीय Ag2O, बात एक ही है। तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है CH3 इथाइल अल्कोहल। सर समझ में नहीं आया ऐसे कैसे हुआ? जब शुष्क Ag2O है, तो इस इथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। कैसे काम में आते हैं मैं यहाँ समझा रहा हूँ। Br AgOAg पहला मॉलिक्यूल, फिर Ag2O और फिर BrCH2CH3, यहाँ से चला जाता है AgBr, यहाँ से चला जाता है AgBr, और AgBr के जाने से ये इथाइल इससे जुड़ गया, ये इथाइल इससे जुड़ गया और अपने को डाई एथिल ईथर मिल गया। बात समझ में आ गई? तो शुष्क Ag2O लेते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है भाई? डाई एथिल ईथर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो नम Ag2O का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि जो मेरे पास AgOAg है वहाँ नम मतलब मॉइस्चर है, H2O है, तो ये ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेक होकर बनाता है AgOH। क्या बनाता है? AgOH, 2 मॉलिक्यूल देखो आप HOH, तो एक AgOH ये आ गया, दूसरा AgOH ये बन गया, 2 AgOH बन गया। तो यहाँ जो नम Ag2O या Ag2O दे रखा है तो वहाँ रिएक्शन कैसे होती है? वहाँ रिएक्शन ऐसे होती है कि मेरे पास CH3CH2Br है, वो रिएक्शन कर रहा है AgOH के साथ, यहाँ से क्या चला गया? AgBr, और प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3CH2OH यानी एल्कोहल। कॉम्परेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप एथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं, एथिल क्लोराइड ले रहे हैं और शुष्क Ag2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको डाई एथिल ईथर मिलेगा, और अगर आप नम लिए हैं तो फिर आपको एल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर 250 है तो डाई एथिल ईथर मिलेगा, 380 है तो इथेन मिलेगा। तो इस तरीके से अपने पास ये था प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया होगा? ठीक है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखी है। पहला हमने लिया था विलियमसन सतत इथरीकरण, दूसरा लिया हम लोगों ने विलियमसन इथरीकरण, तीसरा लिया अल्कोहल को Ag2O के साथ Al2O3 के साथ गर्म करने पर, और चौथा लिया एल्किल हैलाइड की Ag2O के साथ अभिक्रिया से। अब हम लेंगे डाई एथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं डाई एथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं।
chemical reactions of diethyl ether. यस, देखो इसमें पहली रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में अलग होती है, एब्सेंस ऑफ लाइट में अलग टाइप से होती है। यानी ए है अंधेरे में, ठीक है, इन डार्क, अंधेरा कायम रहे। अंधेरे में रिएक्शन कैसे होनी है, देखो क्लोरीन इन डार्क, यस। दूसरी जो रिएक्शन है वो होने वाली है प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छी रिएक्शन है भाई, सनलाइट, यस। देखो जब डार्क है, अंधेरा है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी कम होती है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके प्रतिस्थापन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगी और वहाँ पर क्लोरीन आ जाएगी। मतलब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन से हुआ है, यस, और 2HCl चला गया है। समझ में आई बात? ये है अल्फा, ये है बीटा, ये अल्फा डैश, ये है बीटा डैश। इस कंपाउंड का नाम हो गया अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। क्या बोल दिया आपने इसको? अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। तो अंधेरे में क्या हुआ, केवल एक एक हाइड्रोजन हटी है। अगर आप सनलाइट ले रहे हैं तो यहाँ जितने भी हाइड्रोजन है सबका प्रतिस्थापन हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा। तो 10 हाइड्रोजन को लेकर जाने के लिए 10 क्लोरीन चाहिए और 10 क्लोरीन जुड़ने के लिए चाहिए, यानी 20 Cl चाहिए। तो मैंने 10 Cl2 ले लिए। प्रोडक्ट बन गया CCl3 CCl2 OCCl2 CCl3 प्लस 10HCl। सब जगह क्लोरीन आ गई है तो इसका नाम हो गया परक्लोरो डाइएथिल ईथर। यस, क्या बन गया? परक्लोरो डाइएथिल ईथर बन गया। तो इस टाइप से आप लोगों को ये पूछे कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कैसी रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बनता है। अंधेरे में ये वाला बनता है। तुलनात्मक देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। क्लियर? दूसरा हम ले लेते हैं HI के साथ। यस, अगर HI के साथ रिएक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपको याद हो तो। OCH2 CH3, अगर HI एक तुल्यांक दे रखा है या कम दे रखा है, कम मात्रा में दे रखा है, तो मुझे पता है कि यहाँ H आएगा तो यहाँ I आएगा और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH2I प्लस CH3 CH2OH बन जाएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में दिया है तो दो आगे वाला HI इसको हटाकर, क्योंकि अल्कोहल के साथ HI की रिएक्शन होगी तो वहाँ से H2 हट के फिर I आ जाएगा। मतलब यहाँ स्पेस नहीं है, ये कम मात्रा में है। अगर ज़्यादा लिया है CH3 CH2O CH3, HI अधिक में या कुछ नहीं दिया, फुल रिएक्शन दे रखी है, अधिक मात्रा में दे दिया तो होगा क्या? HI और
इधर भी HI, तो यहाँ से क्या चला जाएगा H2, और दो मॉलिक्यूल क्या मिलेंगे मेरे को एथिल आयोडाइड के, प्लस क्या चला गया एक H2। कहानी समझ में आ गई। तो इस टाइप से अपने पास क्या है HI के साथ रिएक्शन हो जाती है। तो पहली रिएक्शन क्या देखा क्लोरीन के साथ हैलोजनीकरण, दूसरी रिएक्शन देखी आपने HI के साथ। तीसरी रिएक्शन और भी इम्पोर्टेंट है और वो है वायु की उपस्थिति में, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। वायु के साथ अगर अपन वायु के साथ रिएक्शन देखें तो देखो बच्चों, जब डाइएथिल ईथर को वायु के साथ लंबे समय तक रखा जाता है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और यहाँ पेरोक्साइड बनता है। जब डाइएथिल ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखा जाता है तो यहाँ पेरोक्साइड बन जाता है, ऐसे O और ये H, ये बन जाता है। जैसे ईथर की बोतल है और ईथर की बोतल को लंबे समय तक वायु के संपर्क में आपने रख दिया तो अधिकांश मतलब ईथर के बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या बना लिए, ये पेरोक्साइड बना लिए। साथ में ईथर के कुछ मॉलिक्यूल ऐसे कैसे भी रह जाते हैं, मतलब ईथर की बोतल में ये दोनों चीजें मिलेंगी आपको। तो आपको पूछ जाए कि जब डाइएथिल ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखा जाए तो क्या बनता है, तो देखिए 1 to 1 पर कौन है इथॉक्सी, तो बोलेंगे 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये बनता है 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, ठीक है। और ये विस्फोटक होता है भाई, ये विस्फोटक होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ईथर की ये बोतल थी या ईथर यहां पर रखी हुई थी, जब उसका ऑक्सीकरण हुआ तो आपको दोनों मिल गए, पेरोक्साइड और साथ में डाइएथिल ईथर। अगर इनमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, बीपी इसका अधिक होता है, अणुभार भी ज़्यादा है ना, बॉइलिंग पॉइंट अधिक। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, एरो कम नहीं, मैं तो इसका बता रहा हूँ भाई, इसका ये बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जब दोनों एक ही पात्र में है, ध्यान देना, डाइएथिल ईथर वायु के साथ लंबे समय तक रखा जाता है, अभिक्रिया होती है तो उसमें ईथर पेरोक्साइड बना लेता है, ये अपने आप में विस्फोटक होता है। अब उस बोतल में ये भी बना है तो साथ में ये भी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जब हम उस ईथर का प्रभाजी आसवन करते हैं, जब प्रभाजी आसवन करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो तो पहले चला जाता है, मतलब डाइएथिल ईथर थी जो थी, डाइएथिल ईथर थी वो तो इसमें से चली गई और यहाँ पर कौन बच गया, यहाँ पर बच गया ईथर पेरोक्साइड। ये जो ईथर पेरोक्साइड है, ये जो ईथर पेरोक्साइड है वो विस्फोटक होता है। तो जैसे ठोस अवस्था में विस्फोटक होता है, तो जैसे आपने इसका प्रभाजी आसवन किया
तो डाइएथिल ईथर तो चला गया और इसमें कौन रह गया, ईथर प्रोक्साइड। और ईथर प्रोक्साइड ठोस अवस्था में क्या होता है, विस्फोटक होता है। तो यहां से धड़ाम ले तेरी बात में आ गई, विस्फोट हो गया। तो इसलिए बोला गया कि जब भी ईथर का प्रभाज्य आसवन किया जाता है तो उससे पहले उसमें ईथर प्रोक्साइड का परीक्षण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, ईथर प्रोक्साइड का परीक्षण। अब देखना यह है कि ईथर प्रोक्साइड का परीक्षण कैसे किया जाता है। कहानी समझ में आ गई होगी। ईथर की बोतल है, वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखी जाती है, तो उसमें कुछ ईथर जो होता है वो ऑक्सीकृत होकर ईथर प्रोक्साइड बना लेता है। इसको ईथर प्रोक्साइड कहते हैं। ईथर प्रोक्साइड बन लेता है, साथ में ईथर भी है। जब आसवन करते हैं तो डाइएथिल ईथर का क्वथनांक कम है तो वो आश्रित होकर चली जाती है और उस पात्र में अपने को ईथर प्रोक्साइड मिलता है। ईथर प्रोक्साइड जैसे ठोस अवस्था में आता है वो विस्फोट करता है, और विस्फोट में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम जब भी डाइएथिल ईथर का प्रभाज्य आसवन करते हैं या आसवन करते हैं तो उससे पहले अपने को ईथर प्रोक्साइड का परीक्षण कर लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि उसमें प्रोक्साइड है या नहीं है। ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जो ईथर का नमूना है, जो बोतल है उसमें से ईथर का नमूना लेते हैं। ठीक है। और उसमें FeSO4 ताज़ा FeSO4 और KCN पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाते हैं। ताज़ा फेरस सल्फेट, ताज़ा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ईथर नमूना है, तो उसमें आप क्या मिलाते हैं, ताज़ा फेरस सल्फेट प्लस पोटेशियम KCNS पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाते हैं। मिलाने से लाल रंग आता है। अगर लाल रंग आया तो समझ जाते हैं कि उस ईथर में प्रोक्साइड है। समझ रहे मेरी बात को। उस ईथर नमूने में क्या किया आपने, ताज़ा FeSO4 तथा पोटेशियम साइनेट मिलाया, पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाया तो लाल रंग आया। लाल रंग का आना प्रोक्साइड की उपस्थिति को बताता है। प्रोक्साइड की उपस्थिति को बताता है। कैसे बताता है, इसमें क्या हुआ, लाल रंग किसका आया, कैसे आया। तो देखो, ताज़ा FeSO4 में Fe+2 होता है। क्या होता है, Fe+2। और Fe+2 जो है उसके संपर्क में मान लो ईथर प्रोक्साइड आ गया, ईथर प्रोक्साइड। और मुझे पता है ईथर प्रोक्साइड अच्छा ऑक्सीकारक होता है। प्रोक्साइड जो है वो ऑक्सीकारक होता है, तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण कर देगा। अगर ईथर प्रोक्साइड बन गया तो इस ताज़ा FeSO4 का जो +2 है उसको Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, कर दिया। ये +3 में कन्वर्ट होते ही अब +3 KCNS पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करता है, और पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करके बनाता है FeCNS का होल ट्राइस। फेरिक, ये बनाता है फेरिक आइसो थायो, सॉरी आइसो नहीं आएगा, थायो ही आएगा। फेरिक थायोसाइनेट बनाता है, और ये फेरिक थायोसाइनेट जो होता है वही लाल रंग का होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो लाल रंग आया, इसका मतलब वहाँ ईथर प्रोक्साइड है। क्योंकि ईथर प्रोक्साइड नहीं होती तो Fe+2 जो था वो Fe+3 में नहीं जाता, Fe+3 में नहीं जाता तो फेरिक थायोसाइनेट नहीं बनता। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, ईथर प्रोक्साइड का पता लगा लेते हैं। फिर से एक बार समझाता हूँ।
डाईथिल ईथर होता है, लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखा जाता है, ईथर प्रोक्साइड बनता है, साथ में ईथर भी होता है। उसका प्रभाव आसवन करते हैं तो इसका क्वथनांक कम है, पहले उड़ जाता है, ये वहाँ रह जाता है, जैसे ठोस अवस्था में आता है विस्फोट करता है। पता लगाने के लिए कि भाई अभी मान लिया खतरनाक हो गया ना विस्फोटक, इसलिए पता लगाना है कि क्या ईथर प्रोक्साइड बना है क्या। ईथर प्रोक्साइड का पता लगाने के लिए ईथर प्रोक्साइड का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के लिए जो ईथर का नमूना है, जो बोतल, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, उसमें ताज़ा FeSO4 मिलाते हैं, KCNS मिलाते हैं, लाल रंग आता है, इसका मतलब प्रोक्साइड उपस्थित है, और लाल रंग नहीं आता है मतलब यहाँ ईथर प्रोक्साइड नहीं है। ये लाल रंग कैसे आया कि जो ताज़ा FeSO4 था उसमें ताज़ा इसलिए लेना है क्योंकि ताज़ा नहीं लिया तो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लाल रंग आ ही जाता है, चाहे से वह प्रोक्साइड है चाहे नहीं है, इसलिए ताज़ा लेना जरूरी है। ताज़ा फेरस सल्फेट में Fe+2 होता है, ईथर प्रोक्साइड के साथ वो इमीडिएट ऑक्सीकरण होकर Fe+2 बनाएगा। Fe+2 जो है वो पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करके फेरिक थायोसाइनेट बनाएगा, और फेरिक थायोसाइनेट जो होता है वो लाल रंग का होता है। इस प्रकार से अपने को उस ईथर नमूने में ईथर प्रोक्साइड का पता लग जाता है। लग गया। अब उसका उपचार कैसे करें, तो ईथर प्रोक्साइड का उपचार, ईथर प्रोक्साइड का उपचार भाई, पहले वायु के साथ ईथर प्रोक्साइड बन गया, उसका परीक्षण किया, परीक्षण किया, मान लो पाया गया कौन ईथर प्रोक्साइड, तो उसका क्या करना है, उपचार करना है। उपचार करना है तो उस सैंपल में या उस नमूने में क्या करना है, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाना है। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या करता है, उस ईथर प्रोक्साइड से ऑक्सीजन लेकर ये CuO बना लेता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस ऑक्सीजन को ये ले लेता है। जो ईथर प्रोक्साइड था वो ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका उपचार कर देते हैं। तो उपचार करने के लिए क्या मिला देते हैं हम लोग, क्यूप्रस ऑक्साइड उस ईथर प्रोक्साइड की ऑक्सीजन को लेकर CO2 बना लेगा। ठीक है, यस। तो ये था वायु के साथ 3 नंबर। ठीक है भाई, आगे और भी रिएक्शन है, कंटिन्यू करते हैं। 4 नंबर है निर्जलीकरण। यस, 4 नंबर अपन लेते हैं निर्जलीकरण। देखा जाए तो डाईएथिल ईथर का निर्जलीकरण हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला। और निर्जलीकरण के लिए अपन ने लिया था Al2O3। याद हो तो इथाइल एल्कोहल 250 डिग्री सेल्सियस पर डाईएथिल ईथर बनाता है। अब टेम्परेचर बढ़ाकर 380 कर दिया तो यही डाईएथिल ईथर फिर निर्जलीकृत हो जाएगा, और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन बन जाएगी, -H2O चला जाएगा। सिंपल रिएक्शन है निर्जलीकरण। सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वायु के साथ लंबे समय तक हेलोजनीकरण। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सभी रिएक्शन आपको चलानी आनी चाहिए। तो ये निर्जलीकरण फिनिश हुआ किसका, डाईएथिल ईथर का। 5 नंबर अपचयन। यस, अगर डाईएथिल ईथर का आप अपचयन कर रहे हैं तो अपचयन एक ऐसा प्रोसेस है जो अपचायक पर डिपेंड करता है। यस, अगर आपने लिया है सोडियम लिक्विड अमोनिया तो यहाँ 2 हाइड्रोजन काम में आती है, और यहाँ से टूटने के बाद एक H यहाँ आती है, दूसरी यहाँ आ जाती है।
तो एक मॉलिक्यूल बनता है इथाइल अल्कोहल का और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है इथेन का। क्लियर? अगर यहां आपने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पता है लाला जी क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। लाला जी देखो यहाँ पर ईथर से क्या बना देंगे? एल्केन बना देंगे वो, ठीक है कि नहीं? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ से एल्केन बन जाएगा, ये CH3 CH2, ये CH3 प्लस चला जाएगा H2। तो ये ईथर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से काम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से पहला 4 नंबर लिया आपने निर्जलीकरण, 5 नंबर लिया अपचयन। 6 नंबर आप ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यस, अगर आप डाईएथिल ईथर लेते हैं, अगर डाईएथिल ईथर लेते हैं और उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं, ये रिएक्शन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर उच्च तो लेना पड़ता है ताप और उच्च लेना पड़ता है दाब। इन कंडीशन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन में और BF3 यहाँ लिया जाता है, तो ये CO यहाँ एंट्री करके एस्टर का निर्माण कर लेता है इस तरीके से। COO CH2 CH3, तो इसका नाम हो जाता है एथिल 1 2 3 एथिल प्रोपेनोएट। क्या बन जाता है ये एथिल बोलेगा पहले, फिर एथिल प्रोपेनोएट। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है? एथिल प्रोपेनोएट बन जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत जो तकलीफ हुई तो कहने वाले सिंपल रिएक्शन है, इनमें कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, इन्फॉर्मेशन बेस है, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी रिएक्शन थी वायु के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया, और हेलोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ अंधेरे में प्रकाश में, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी ज़्यादा ही। बाकी तो इन्फॉर्मेशन तो सबकी ही आपके पास में होनी चाहिए। 6 के बाद में लेते हैं अपन 7 नंबर। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड रिएक्शन है, इनमें कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है। हाँ, कितनी 6 हो गई क्या? 6 के बाद में अपन लेते हैं 7, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को रिएक्शन चलानी आनी चाहिए। ये कौन है? डाईएथिल ईथर। एसिटिल क्लोराइड ये होता है, ये होता है। इसकी जब रिएक्शन होगी तो मैं मानकर चलता हूँ कि लॉन पेयर वाला इस पर अटैक करेगा, इसको यहाँ से हटाएगा। जैसे इसके साथ एक कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, तो इनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो Cl के साथ चला जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3 CO आ गया, फिर O के साथ कनेक्ट हो गया CH2 CH3 प्लस चला गया CH3 CH2 Cl, यानी एक मॉलिक्यूल बन गया एथाइल क्लोराइड का और दूसरा बन गया एस्टर का। बच्चों को सिंपल ऐसे बता देते हैं, देखो बच्चों ये चला गया, इसके साथ Cl आ गया यहाँ, ऐसे बता देते हैं। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होता है? SN2TS टाइप होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करता है, इसको यहाँ से हटाता है, Cl- हट गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, तो वो एक पार्ट हट जाएगा, हो गया। ऐसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ
वैसी ही कहानी होगी, ये वाला अटैक करेगा इसके ऊपर और इसको हटाएगा। जैसे ये हटेगा इस पर कोई एक पार्ट आ जाएगा, ये वाला आ गया मान लो, तो ये वाला इसके साथ चला गया, तो ये क्या बन गया, CH3 CO CH2 CH3। और देखेंगे आपके दूसरा मॉलिक्यूल CH3COO, इस पर कौन आ गया, इथाइल ग्रुप, यानी दूसरा मॉलिक्यूल भी यही बन गया, यानी कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल एस्टर के बन जाते हैं। तो ये था एसिटिल क्लोराइड के साथ, और ये कह सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये रिएक्शन सीधी सपाट हैं, इनमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखने वाली रिएक्शन है, ज़्यादा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है नहीं, इसलिए अपन इनको फटाफट पढ़ रहे हैं। PCl5 के साथ, अब इसमें कोई आपको ये मैकेनिज्म वगैरह इतना कुछ नहीं, बस रिएक्शन चलानी आनी चाहिए। CH3 CH2O CH3 है, मुझे पता है PCl5 को ऐसे लिखकर रिएक्शन करवा देते हैं। इसको ऑक्सीजन प्यारी है, उसको ले जाता है, एक Cl इधर आ गई, दूसरी Cl इधर आ गई, प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 Cl के 2 मॉलिक्यूल साथ में क्या चला गया, POCl3 चला गया। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई होगी PCl5 के साथ। यस, आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 9। रिएक्शन नंबर 9 लेंगे अपन लुईस अम्ल के साथ, जिसमें AlCl3 BF3 RMGX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यस, 9 नंबर है लुईस अम्ल के साथ। बच्चों, लुईस अम्ल वो है जो लोन पेयर लेता है, लुईस अम्ल वो है जो लोन पेयर लेता है। तो ईथर का लोन पेयर लेगा ऐसा चाहिए, तो देखो आप C2H5 ये डाइएथिल ईथर, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, और इधर कौन है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 के साथ, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से जो है डाइएथिल ईथर लुईस अम्ल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती है। ये था BF3 के साथ, BF3 के साथ इस तरीके से बनाता है। अगर मैं बात करूँ AlCl3 के साथ, तो मैं कहूँगा C2H5 O और ये O, यहाँ गया AlCl3 तो यहाँ से क्या होगा, लॉन पेयर इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ले लो जी, बन गया साहब, इसके साथ हो गया। RMGX के साथ जब आता है कौन, डाइएथिल ईथर, तो ये मेरे पास RMGX है, यहाँ ले लेता हूँ RMGX, GR है, गिरनार विक्रमक है। तो यहाँ पर C2H5 GR का एक मॉलिक्यूल ईथर के 2 के साथ रिएक्शन करता है। यस, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनता है, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनता है। तो इस तरीके से अपने पास जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में ये जो ईथर है, अभिक्रिया क्या जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, उसमें ये लुईस क्षार की तरह काम कर रहे हैं, और ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। ये लुईस अम्ल है, ये लुईस अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, और ये लुईस क्षार की भांति कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से अपने पास डाइएथिल ईथर की केमिकल रिएक्शन फिनिश होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एक आता अपने पास जी सेल मेथड, जी सेल विधि। बच्चों, जो जी सेल विधि है उसमें होता क्या है कि किसी भी ईथर में मिथाइल या मिथॉक्सी समूह की, हम ये कह सकते हैं मिथॉक्सी समूह की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो
वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ईथर जो होता है उसकी HI के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, और HI के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उसके आधार पर अपन मिथॉक्सी समूह की संख्या का आकलन कर लेते हैं। इसे जीसेल मेथड बोलते हैं। तो ये था जीसेल विधि। ठीक, इसके बाद में एक अपने पास आता है नेटलाइट। ये पूछ लिया जाता है नेटलाइट क्या है। बच्चों नेटलाइट जो होता है वो होता है एल्कोहल प्लस ईथर का मिश्रण। यस, नेटलाइट जो होता है वो होता है एल्कोहल प्लस ईथर का मिश्रण, और इसका जो यूज है वो पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि नेटलाइट क्या है। जब एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण को पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे नेटलाइट कहा जाता है। तो नेटलाइट अकेला ईथर नहीं है, नेटलाइट अकेला एल्कोहल नहीं है, इन दोनों का जो मिश्रण है वो नेटलाइट है जिसको ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई। इसमें एक पॉइंट और है, और वो ये है कि आप लोगों के पास चलो इसको हटा ही देते हैं एक बार। ये आपके पास में ग्लिसरॉल है, CH2OH। ये आपके पास में इथाइलिन ग्लाइकोल है, और ये मेरे पास सिंपल एल्कोहल है। ये हैं, इसको मैंने फर्स्ट कह दिया से। हाँ, या फिर ये देख लो आप कि यहाँ से ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको इनके विलयता के बारे में पूछा है कि अगर आपको जल में घोलना है तो सबसे आसानी से कौन घुलेगा। तो आपने देखा है कि एल्कोहल तो आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, जो ग्लिसरॉल है, वो और भी आसानी से घुल जाता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसमें 3 OH हैं। एल्कोहल इसलिए जल में घुल रहा है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसमें और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इनकी विलयता का ये क्रम आएगा। विलयता जो है उसका क्रम ये आएगा। दूसरी बात, इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अणुभार लगभग बराबर हो या ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज़्यादा करेगा, तो कौन से वाली अंतरणुक, तो इसका क्वथनांक क्या निकल कर आएगा? ज़्यादा, जबकि एल्कोहल का उससे क्या निकल कर आएगा? कम। तो यही क्रम किसका आ जाता है? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट भी ग्लिसरॉल का ज़्यादा होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का उससे कम होगा, और एल्कोहल का उससे भी कम होगा। अगर श्यानता की बात करें तो अणु के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो श्यानता ज़्यादा निकल कर आती है। फिजिक्स में पढ़ते हैं आप श्यानता। तो विस्कोसिटी की बात करें, श्यानता की बात करें तो श्यानता भी इसी ऑर्डर में निकल कर आती है। तो इनकी विलयता, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनकी श्यानता इस क्रम में निकल कर आती है। ये अपने को पता होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से जो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म थी उसकी सभी मैकेनिज्म और उसके सभी सदस्य जो है उनकी रिएक्शन वगैरह प्रॉपर्टीज सब फिनिश होते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म नाम पर जो आपको पढ़ाना था वो यहाँ कंप्लीट कर दिया है। जो आपके पास हार्ड कॉपी थी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और जो आपको सीट दे रखी है उसको सॉल्व कर लेंगे। किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के जितने भी लेक्चर हैं वो हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। जो आपके पास हार्ड कॉपी थी वो कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने पहले ऑनलाइन पढ़ा था, ऑनलाइन के बाद में फिर अपन ने ऑफलाइन स्टार्ट किया था।
तो ऑफलाइन करने के बाद जो कुछ बच गया था वो ऑनलाइन में यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इस तरीके से आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस ख़त्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू।